हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में बाल विकास सीरीज का ये 9वां वीडियो, और मैं बता दूं ये हमारी PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पुराने वो सारे क्वेश्चन पेपर लिए हैं जो हमारे आयोग द्वारा PSB द्वारा पूछे गए हैं। तो पूरी संभावना है रिपीट होने की, क्योंकि इतने सारे पेपर आयोग द्वारा लिए जाते हैं हर एक सेशन में। क्योंकि लगभग 50 सेट तो अभी ये 2023 वाले भी हैं, 2022 वाले भी हैं, और अभी लगभग इतने ही हैं। तो इतने भी यदि हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं को देख करके ही आयोग जो है अगले प्रश्न पत्र बनाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो का पहला प्रश्न है कि जेंडर इज अ लिंग क्या है। तो एक जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है। तो आयोग ने जो सही माना है वो माना है आपका सामाजिक संरचना, क्योंकि लिंग जो है समाज द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संरचना है। इसको अन्य चीजों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिंग जो है की भूमिकाएं समाज में रहती हैं, समाज द्वारा बनाई गई हैं, कि कौन सी जो है महिलाओं की काम है ना। जैसे बोला जाता है समाज द्वारा कि महिलाओं को जो है घरेलू काम, ये सब किसके द्वारा ये बनाया गया है, ये सब समाज के द्वारा ही बनाई गई रीतियां हैं। तो लिंग भी क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आत्मा की धारणा ही आदिम मनुष्यों यानी शुरू के मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म के दर्शन का आधार है। यानी सब में क्या इंपॉर्टेंट है, आत्मा। चाहे शुरुआती मनुष्य है, चाहे अभी के मनुष्यों का जो धर्म है। तो यह धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। दिस ओरिजिन ऑफ रिलीजन थ्योरी इज गिवन बाय। तो ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है आपको याद ही कर लेना है, किसके द्वारा, टाइलर या टेलर के द्वारा। टेलर भी इसको बोला जाता है और टाइलर के द्वारा। तो आपको याद रखना है धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। हाँ हाँ, टेलर के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मूल्यांकन के संदर्भित मानदंडों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो कुछ एक और चीज इसके बारे में आयोग के बता दूं, आयोग ने कुछ इस तरह के पूछे गए हैं कि कुछ जो सेट दिए हैं उसमें इतने इजी प्रश्न दिए हैं, और कुछ में इन्होंने इस तरह के प्रश्न रख दिए हैं जो कि बहुत थोड़ा समझने वाले ज्यादा रहते हैं, और ये कह रिपीट ज्यादा कर देते हैं कि एक एक में जैसे इजी है तो इजी इजी रख दिए ज्यादा, है ना। मिक्सचर मिक्सचर रखना चाहिए, कुछ इजी होना चाहिए, कुछ ऐसे। तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन में से एक है कि थोड़ा इन्हें समझने की जरूरत है इन वाले प्रश्नों में। तो मूल्यांकन के जो मानदंड हैं, है ना, मानदंडों को क्या बोला जाता है, हमारे क्राइटेरिया, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो कुछ स्पष्ट उद्देश्यों के लिए शिक्षार्थियों की माप, तो ये तो होता है, एक क्राइटेरिया होता है। समय के दौरान पढ़ाए गए विषय वस्तु को मापता है। हमारा जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, क्या करता है कि जो हमने पढ़ाया है उसको मापता है। विशेष व्यक्ति की प्रगति मूल्यांकन द्वारा प्रगति मापी जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसका जो ये उत्तर है आपका, मूल्यांकन का परिणाम विकास के किसी खास चरण में प्रदर्शन के स्तर को नापता है। ये मूल्यांकन का क्राइटेरिया नहीं है ये, कि किसी खास चरण के प्रदर्शन स्तर को। तो आयोग द्वारा यही उत्तर दिया गया है, तो हम अभी के लिए यही उत्तर से मान लेते हैं। तो अ कॉन्फ्लिक्ट ऑक्योर्स व्हेन वन, संघर्ष तब होता है जब क्या होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा, अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। आपके कुछ लोगों द्वारा ये कमेंट आया था कि आप जो है केवल सही उत्तर को पढ़िए। तो हाँ, मैं भी अब से यही करूंगा कि जो सही उत्तर है, क्योंकि यदि कोई नहीं वाला प्रश्न है तब तो हमें सभी को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन सीधे एक उत्तर है तो सीधे डायरेक्ट यदि हम उत्तर बताएंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो संघर्ष तब होता है जब हम अपने लक्ष्यों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। भावना के प्रति निष्क्रिय, किसी काम करने में अक्षम है, अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करता है, ये संघर्ष नहीं होता है। तो आगे देखते हैं, विच इज विच ऑफ दीज इज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गलत कौन सा है ये बताना है। तो आपके जो उत्तर हैं इसमें बौद्धिक कारक सामग्री उत्पाद और संचालन है, जो आपका कौन से इंटेलेक्चुअल फैक्टर होते हैं। संचालन के 6 अलग अलग उत्पाद हैं। ये किसके हैं, ऑपरेशन के 6 अलग अलग क्या हैं, प्रोडक्ट हैं।
और वो कौन कौन से हैं? इसमें है अनुभूति, स्मृति, अभिसरण सोच, भिन्न सोच और मूल्यांकन। तो इसमें क्या है, ये हो सकते हैं। आगे तर्क बुद्धि में निगमनात्मक सोच और आगमनात्मक सोच शामिल होता है। तो ये जो है आपके चार ऑप्शन है, कौन सा कथन जो है गलत है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, यहाँ पर जो संचालन एक अलग वर्ड है। ऑपरेशन 5 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार नहीं है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। आप इंग्लिश में देख सकते हैं। ऑपरेशन कैन बी कॉग्निशन, मेमोरी, ये 1 है, 2 है। कन्वर्जेंट थिंकिंग 3 है, ये चौथा है, और ये 5 है। 5 प्रकार होते हैं ऑपरेशंस के। इसकी डिटेल में चर्चा जो है हम कर सकते हैं, किसी और वीडियो में ले लेंगे टॉपिक ही। तो यहाँ पर ये जो 6 दिया है, ये प्रश्न से ही ये उत्तर इसको लगाया जा सकता था। इसका जो क्या है उत्तर, ये जो बी नंबर का क्या है, गलत है। अगला देखते हैं, कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम तरीके से जो है बोला जाता है। तो ये व्यापम द्वारा दिया गया ये शब्द है, ये जो बोला जाता है, कहीं से इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। आप इंग्लिश में देखें, विच इज द प्लेस वेयर चाइल्ड कॉग्निशन डेवलपमेंट इज डिफाइंड। तो डिफाइंड को इन्होंने लिखा है बोला। तो इन्होंने भी शायद गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया है। तो हमें कई बार इंग्लिश के वर्ड भी देख लेने पड़ते हैं, और देखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको अच्छे से और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन। तो कब संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से हम नाप सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? ऑडिटोरियम में, घर में, खेल के मैदान में, स्कूल और कक्षा वातावरण में। चूंकि बात यहाँ संज्ञानात्मक विकास की हुई है, तो हमारा जो स्कूल और क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो व्हाट आर इम्प्लीकेशन ऑफ टीचर, शिक्षकों के लिए कुछ प्रभाव क्या है? तो शिक्षकों को यह मान लेना चाहिए कि लड़कियों और लड़कियों की रुचि उन गतिविधियों में नहीं है तो एक लिंग आने से संबंधित हो सकती है। तो ये तो उत्तर जो है गलत है, रुचियों को जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से जोड़ने वाले खिलौनों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें, ये हो सकता है। लिंग रूढ़िबद्ध भावनाओं पर जोर दें जो कक्षा संदेश विकसित करे। आगे देखते हैं, बच्चों को विभिन्न लिंग भूमिकाओं से परिचित कराने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करें। तो ये जो है आपका डी नंबर जो है आपका इसका ज्यादा सही उत्तर है। तो इसका नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि इसमें खिलौनों की ही बात की गई है और साथ साथ में जो है लिंग भूमिकाओं को परिचित करने वाले खिलौनों, पुस्तकों और खेलों की विस्तृत श्रृंखला। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें आपको सिर्फ समझना है और उत्तर देना है, इतना काम रहता है। और जो समझ पाता है वही कर पाता है इसके उत्तर। ध्यान से जो है इसको पढ़ने की जरूरत रहती है। कई बार क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं ना, तब भी उत्तर हमारे कई बार सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं, एक बच्चा है एक्स, जब भी शिक्षक भूमंडलीय ऊष्मीकरण। अब ये क्या होता है, इसका हमें इंग्लिश जरूर देखना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए कितना आसान था ये, क्या वर्ड है ये, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सिखाने का प्रयास करता है शिक्षक, तो बच्चा बार बार उपद्रव करता है। पूछने पर बच्चा कहता है कि उसे विषय सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को डांटना चाहिए और कक्षा में व्याख्यान के लिए बैठाना चाहिए, जो कि हम करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। शिक्षक को खुद व्याख्यान देने के बजाय वीडियो को कक्षा में लाना चाहिए। तो ये हम कब तक केवल वीडियो ही थोड़ी ना हम दिखा सकते हैं, शिक्षक की प्रेजेंस भी तो जरूरी है। तो ये उतना सही नहीं है, हो सकता है एक लेवल पर। शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए कि भूमंडलीकरण, ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का सामना हर किसी को अपने जीवन में करना होगा और इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो हाँ, ये उत्तर ठीक हो सकता है। अगला देख लेते हैं कि शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चे के माता पिता इस विषय के प्रति नकारात्मक रवैया है और बच्चा वहां से विचार उठ रहा है, तो माता पिता को बुलाना चाहिए। तो ये उत्तर इसका गलत है। तो इसका उत्तर कौन सा सही है, कि उससे समझाना चाहिए कि जीवन में हमें सामना करना होगा इसका, और जानकारी हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जब बच्चे को कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे, उसके स्वयं के जीवन से कनेक्ट करेंगे, तब बच्चा जो है उस पर फोकस होकर के सीखता है। ऐसे जो है हमारी थ्योरीज कहती हैं, और ऐसा होता भी है। अगला प्रश्न है कि कौन से अच्छे तरीके हैं जिनका पालन एक शिक्षक पूर्व और नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कर सकता है। तो चर्चा कर सकता है।
जो पूर्व ज्ञान और जो है नए ज्ञान के बीच में प्रश्न कर सकता है, प्रस्तुतियां अपनी देता ही है। तो इस तरह के प्रश्न में हमारा कौन सा सही रहता है? इन तीनों में से 1, 2 और 3। आगे देखते हैं। जन्म के बाद तुरंत बाद एक बच्चा अपनी माँ का अनुसरण करता है ना? क्या करता है? अपनी मदर को फॉलो करता है। तो ये किस तरह का व्यवहार है? विच काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा सहज वृत्ति व्यवहार। तो जन्म के बाद जो बच्चा है माँ का अनुसरण करता है, तो यह उसकी एक सहज वृत्ति है ना? कि सारे बच्चे ही सहज रूप में ये व्यवहार करते हैं, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरे लोगों के प्रति बच्चे की प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं निर्भर करती हैं। तो इंग्लिश में एक बार देख लेना है कि बच्चों का जो रिएक्शन है और रिस्पोंड है, वो रिस्पोंड करते हैं, किस पर निर्भर करता है ये? तो सामाजिक शिक्षा, सोशल लर्निंग और प्रदान किए गए अनुभव, जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किए गए हैं उसको, इस पर निर्भर करते हैं। तो ये उत्तर जो है अभी तक मुझे ज्यादा सही लग रहा है, हमें सही लग रहा है। अभी आगे देख लेते हैं। पालन पोषण पर, व्यवहार या पर्यावरण प्रोत्साहन पर। तो इसका सबसे जो सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह के में आपको चारों पढ़ने की जरूरत रहती है, क्योंकि उसमें से ज्यादा सही जो उत्तर होगा वो हमें लगाना होता है। आगे देखते हैं। सुसाइडल बिहेवियर है, जो मतलब आत्महत्या कोई कर सकता है, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? आत्मघाती व्यवहार में क्या शामिल नहीं है? आत्मघाती विचार हो सकता है, योजना हो सकती है, प्रयास हो सकता है, लेकिन ये जो है आत्मघाती घृणा जो है इसका सही उत्तर है, ये शामिल इसमें नहीं है। जो सुसाइडल बिहेवियर में ये आयोग द्वारा इस प्रश्न का ये उत्तर दिया गया था। आगे देखते हैं। REPA इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है आपको याद रख लेना है, एक एक वर्ड का याद कर लिखना है। राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब एक प्राधिकरण है, अथॉरिटी मतलब कोई ये काम करता होगा। तो किससे संबंधित है? एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसका काम क्या रहता है? जो हम आपको पता होगा, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो आपका 2009 का है, एक्ट है, इसके कार्यों की निगरानी रखता है। आर जो आरटी में जो आपके काम दिए गए हैं, जो उसमें प्रकाशित नियम हैं, उनके कार्यों की क्या करता है? निगरानी करता है कि लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखते हैं। कॉमन फैक्टर दैट कॉज मल्टीपल डिसऑर्डर। तो बहुबधिता यानी मल्टीपल डिसऑर्डर पैदा करने वाले सामान्य कारकों में क्या शामिल हो सकते हैं? इसका जो सही उत्तर है, अलग अलग है कि गुणसूत्र ना गुणसूत्र ना जीन, तो दोनों हैं। गुणसूत्र और जीन जो हैं उनकी असामान्यताएं हैं, तो दोनों क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं कि मल्टीपल डिसऑर्डर हैं बच्चे में, बहुत सारी क्या हैं उसमें डिसऑर्डर हैं। तो ये क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र आपको पता है क्रोमोसोम कहते हैं, और जीन, और दोनों में संबंध क्या है? जीन क्या है? एक छोटी इकाई है अनुवांशिकता की। आपको पता होगा डीएनए और आरएनए होते हैं हमारे अंदर, उसमें जीन पाए जाते हैं, और जीन का समूह जब बनाता है, आपने डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा होगा, तो वो एक गुणसूत्र कहलाता है। इसी तरह मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और उसकी छोटी इकाई क्या है? क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? जीन से मिलके बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक जीन कई प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है जेनेटिक तत्व कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जैसे डीएनए में भी जेनेटिक तत्व रहते हैं, आरएनए में भी रहते हैं। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, इसके अंदर क्या रहते हैं? जेनेटिक आपके तत्व रहते हैं। इसे क्षार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चा में रहा है। कैरोल गिलगिन ने निम्नलिखित, ये जुड़ा हुआ है, में से किस तर्क पर कोलर बल के सिद्धांत की आलोचना की है? आपको पता होगा कोलर बल ने जो नैतिक विकास का जो आपका सिद्धांत दिया है, तो इसकी जो है एक आलोचना की गई है, किसके द्वारा? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, कैरोल गिलगिन द्वारा। तो इसका ऑप्शन क्या है? मतलब कि इसने लड़कियों की द्वारा
प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। तो यही इसका सही उत्तर है। इन्होंने इतनी आलोचना की है इसकी, ये इसलिए की है कि इन्होंने अपने प्रयोगों में जो है केवल पुरुषों के बारे में बताया है, पुरुषों के नैतिक विकास के बारे में, और उसके अनुसार जो है पूरे मनुष्यों के बारे में अज्यूम कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में महिलाओं को तो रखा नहीं है, कहीं महिलाओं के बारे में बताया है नैतिक विकास के बारे में। तो जो उन्होंने पुरुषों के नैतिक विकास में बताया है कि वो बताया कि तर्क और अपनी जो है लॉजिक्स के आधार पर जो है वो निर्णय लेते हैं। ये उन्होंने क्या बताया है पुरुषों के बारे में। वहीं ये इनका जो मानना है, हमारी जो कैरोल गिल्गिन है, कि महिलाएं जो हैं जो स्वयं से पहले क्या है दूसरों की देखभाल करती हैं। तो चूंकि उन्होंने महिलाओं को लिया ही नहीं है, शामिल नहीं किया है, तो उन्होंने उनकी जो मानसिकता है और जो नियमों के बारे में वो नहीं बता पाई हैं ठीक से। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर क्या है कि लड़कियों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास के विशिष्ट प्रतिमानों की अपेक्षा की है, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने शामिल ही नहीं किया है अपने प्रयोगों में और अपने नियमों में। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ टैगोर को ही रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। कौन सा व्यक्ति का पहला फोकस होना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि हायर एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो उच्च उद्देश्य होता है वो व्यक्ति का क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए पहला। आगे देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक आंदोलन है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक आंदोलन है, जो शिक्षा का आंदोलन जो है आपकी 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी का क्या मतलब है? 1800 से लेके 1899 तक जो है ये हम बोलेंगे क्या? 19वीं शताब्दी। तो जैसे 19 है तो 19 का मतलब एक पहले चलता है, 1800 से लेके 1899 तक। जब 1900 से लेकर 1999 तक ये कौन चलता है? ये 20वीं शताब्दी। और हम अभी कहाँ जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी में। मतलब 2000 से लेके कहाँ तक चलेगा? 2099 तक। उसके बाद जो है आगे दूसरी अगली शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? 19वीं शताब्दी में। बुनियादी शिक्षा का विचार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सवाल कि बुनियादी शिक्षा का विचार आपने पता होगा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है, और इन्हीं के द्वारा जो है वर्धा योजना भी है जो वो लागू की गई थी, इसलिए आपको याद रखना है। आगे ध्यान देना है। इन्होंने एक और गांवों की जो है बहुत चर्चा की है कि गांवों का विकास होना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए, तो गांवों को ज्यादा फोकस किया है। वहीं शिक्षा में किसको? बुनियादी शिक्षा को बहुत इन्होंने फोकस किया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पहला मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया है? तो हमने पढ़ चुके हैं कौन है? अल्फ्रेड बिने। इन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया है। इसके बाद आईक्यू बताया है, आईक्यू निकालना बताया है, मानसिक उम्र, ये सारी चीजें बताई हैं। और बुद्धि में बच्चों के प्रकार बताए हैं कि किस जो है मेंटल लेवल का, यानी मंद बुद्धि बालक और प्रखर बालक, उनके किस आईक्यू लेवल में कौन सा बच्चा आएगा। तो ये भी सारी चीजें हमारी अल्फ्रेड बिने ने बताई हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन प्रशिक्षण के 3 प्रकार के स्थानांतरण है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होगा कि जो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य 3 प्रकार के जो है प्रशिक्षण होते हैं। और प्रशिक्षण मतलब आपने पूर्व में कोई ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है किसी क्रिया द्वारा या स्किल द्वारा, और उसका जो है कहीं दूसरी प्रशिक्षण में स्थानांतरण हो रहा है, मतलब कोई दूसरी क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें प्रभाव की चर्चा करते हैं। और ये 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, मतलब उसका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक होता है जीरो। मतलब आपने आपके अंदर पहले कोई स्किल है, कोई काम किया है, और दूसरी स्किल में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सकारात्मक प्रभाव। ये आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आपने मान लो साइकिल चलाना सीख लिया, तो फिर स्कूटी और बाइक चलाना क्या हो जाता है हमारा? आसान हो जाता है। जैसे कोई मैथमेटिक्स है जिसका, तो उसकी फिजिक्स भी आसान हो जाती है। आपने देखा होगा जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे रहते हैं वो केमिस्ट्री की तुलना में किसमें आसान रहते हैं? फिजिक्स में जो है उसे उन्हें आसानी रहती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि उसके यूज टू हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेगेटिव का, यानी पहले आपने जो सीखा और अब जो नया आप सीख रहे हैं, नया ट्रांसफर हो रहे हैं,
तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे इंडिया में जो कार रहती हैं उनका हैंडल कहाँ रहता है, दाहिने तरफ। सोचिए आप कहाँ चले जाएं, विदेश फॉरेन में चले जाएं, अमेरिका में तरफ, तो वहाँ बाएं तरफ हैंडल रहता है। आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बार बार आपका ध्यान इधर जाएगा। सेम ऐसा पहले भी हुआ करता था, जैसे कई लोग बाइक आप चलाते होंगे, आपको पता होगा जो बाइक रहती है मान लीजिए ऊपर की तरफ गियर डल रहे हैं आगे, कुछ में पीछे डलते हैं गियर। तो बार बार जो है सीख, यदि आपने पहले आगे वाले गियर बाइक से सीखा है और आपको ये गाड़ी चलाने दे दिया जाए जो पीछे गियर डलते हैं, तो उसमें भी थोड़ी क्या होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, यानी दिक्कत होती है सीखने में। और जीरो का मतलब है कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता है। फॉर एग्जाम्पल आप इतिहास के विद्यार्थी हैं मान लीजिए, और आप डांस क्लास भी ज्वाइन किए हैं, तो ना तो डांस क्लास का इतिहास में इफेक्ट पड़ेगा ना इतिहास का डांस क्लास में। तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा स्थानांतरण। ये नकारात्मक आपने सीख लिया और ये सकारात्मक। आई होप आप इसको नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं। डैश तब होता है जब एक प्रत्याशित वांछित लक्ष्य, मतलब आप जो लक्ष्य लेके चलते हैं, प्राप्त नहीं होता है और मकसद जो है रुक जाता है, आपका जो मकसद है, तब होता है फ्रस्ट्रेशन। यानी फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, कुंठा। आपको हिंदी वर्ड भी याद रखना है। कुंठा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है जब हमें क्या नहीं मिलता है, एक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, मकसद रुक जाता है। आगे देखते हैं। नए अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस जो है, नोवल एक्सपीरियंस प्राप्त करने की इच्छा और सूचनाएं प्राप्त करने से प्रसन्नता की अनुभूति। दो वर्ड है यहाँ पर, इच्छा है हमारे और अनुभूति है। इत्यादि किसके संकेत हैं, तो ये जो इसका सही उत्तर है वो है हमारी क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा के दोनों संकेत हैं कि हमारी इच्छा रहती है नए अनुभव प्राप्त करने की, और प्राप्त करने से हमें किसकी अनुभूति होती है, प्रसन्नता की। तो ये क्या है, ये एक जिज्ञासा है, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, रीना और टीना जो है एक कक्षा में पढ़ने वाली बहनें हैं। तो शिक्षक ने नोटिस किया है कि ये जो रीना है आसानी से जल्दी अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट समझ लेती है, जबकि टीना जो है दूसरी है, वो उसको फिजिक्स और मैथ अच्छी लगती है। नहीं, ये उल्टा हो गया। जबकि टीना जो है भौतिकी और गणित जैसे कुछ विषयों के साथ संघर्ष करती है। कुल मिला के एक होशियार है सब्जेक्ट्स के लिए उनकी नॉलेज कॉन्सेप्ट में, और एक को है जो स्ट्रगल करना पड़ता है स्पेशली साइंस के सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स और मैथ है। तो इनमें से क्या सही है। इस परिदृश्य में व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत चलन में है। बिल्कुल, ये तो हो ही सकता है। इंडिविजुअल दोनों में डिफरेंस है, हर एक की सीखने की गति अलग होती है, तो इस आधार पर जो है ये हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अभी यही सही मानते हैं, बाकी देख लेते हैं। इस प्रदेश में आनुवांशिक और पर्यावरण का सिद्धांत है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक समान कक्षा में पढ़ने वाली बहनें हैं, तो उन्हें पर्यावरण तो लगभग एक समान ही मिला है उन्हें, है ना, एक ही पर्यावरण में रह रहे हैं। इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिद्धांत संचालन में है या अपेक्षाओं का, तो आपको ऑप्शन नंबर ए लगाना है, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत मतभेद जो है, व्यक्तिगत अंतर कहा जाएगा यहाँ पर, अंतर बोला जाएगा। ये मतभेद जो है गलत वर्ड है जो आयोग ने भी दिया है। व्यक्तिगत अंतर जो है उन्होंने, ये विद्यमान है और ये सिद्धांत जो है इसमें लग रहा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रतिपूरक योजना योग्यता प्रशिक्षण कंपनसेटरी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में सम्मिलित नहीं है। तो ये क्या होता है, यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो कार्य को और बेहतर कैसे बनाएं, है ना, कार्य को बेहतर या उसमें एफिशिएंसी कैसे लाएं, कार्य को समय पर पूरा और हमारी लाइफ भी अच्छी रहे, दोनों में कैसे हम एक एक रूपता लाएं, कंट्रोल कैसे करें दोनों को, तो ये कहलाती है प्रतिपूरक योग्यता परीक्षण, कंपनसेटरी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग। तो इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे इनमें ये चीजें बताई जाती हैं कि आपको काम में क्या लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, है ना, आपको कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो नोट कर लेना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, है ना, कैलेंडर अलार्म इन चीजों का यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए चीजें। यानी कुछ छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं जो बेहतर कर सकती हैं आपकी वर्क लाइफ को, एक समय में एक काम पर फोकस करना चाहिए, ये चीजें बताई जाती हैं। ये वर्ड आपको याद रख लेना है, प्रतिपूरक योग्यता परीक्षण। तो डायरेक्टेड रीडिंग स्किल, डायरेक्टेड रीडिंग स्किल का मतलब होता है जब हम समझ आधारित पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्टेड रीडिंग स्किल कहा जाता है, तो ये तो करना चाहिए। प्रश्न क्या है कि सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, किसके लिए,
कंपनसेटरी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए स्वयं अधिगम की क्षमता ये तो होनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी, नोट मेकिंग। तो इसमें जो बारंबार सारांश लिखने की जो प्रवृत्ति है ये जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, कौन सा विकल्प शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है बच्चे की विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। मतलब कौन सा है जो बच्चे को फेल नहीं करेगा। फेल नहीं करेगा तो क्या कर देगा, उसको पास कर देगा, यानी उसको अच्छा बनाएगा। संकल्पना की समझ की कमी, तो ये तो उसको अच्छा नहीं बनाएगा। विषय के प्रति रुचि की कमी, नकारात्मक प्रबलन, तो ये जो सकारात्मक प्रबलन है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये जो है बच्चे को विफलता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, मतलब उसको सफलता की ओर ले जा रहा है। आगे देखते हैं, चॉम्स्की का दावा है, आपने पुराने पढ़ रखा है, कि बच्चों के दिमाग में क्या है, भाषा के लिए एक डिवाइस रहती है। कौन सी डिवाइस? LAD। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लर्निंग एक्विजिशन, मतलब सीखना, अधिग्रहण करना, और डिवाइस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है, आए दिन ही पेपर में आपको देखने मिल जाते हैं, जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमारे एग्जाम होते हैं। तो लर्निंग एक्विजिशन एक डिवाइस होती है बच्चों में, जो उसको भाषा सीखने में मदद करती है। तो ये आपको याद रखना है। किसने बताया है? जो चॉम्स्की का जो है ये दावा है, उन्होंने बताया है। आनुवांशिकता क्या है? सामाजिक संरचना है, भावनात्मक विकास है, नैतिक विकास है, सामाजिक विकास है। तो ऐसे में कोई आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहला प्रश्न था क्या, लिंग क्या है, जेंडर क्या है, तो वो भी क्या था, एक सामाजिक संरचना थी। तो सेम ये भी जो क्या है, एक सामाजिक संरचना है, जो समाज द्वारा बनाया गया एक कॉन्सेप्ट है आनुवांशिकता का। तो ये आपको ये इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा इसमें से गलत है। तो आ, इसका जो सही उत्तर ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो, उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। ये कह रहा है कि जिसका मान लीजिए कोई पैरों से जो है असमर्थ है, डिसेबल है, तो उसका दिमाग असामान्य रहेगा। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो शरीर से थोड़ा शिथिल है, विकलांग है, लेकिन उनका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत शार्प माइंड है। तो ये उत्तर पूछा क्या है, कौन सा गलत है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है दो तीन चीजें हैं इसमें, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड है, और इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कोई चीज कर नहीं पा रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिसेबिलिटी क्या है, कि उसके पैरों में क्या है, डिसेबिलिटी है। क्या है? पैरों में डिसेबिलिटी, कोई बोन में दिक्कत है ना, उसकी वजह से क्या कर रहा है, इम्पेयरमेंट क्या है उसकी, कि वो चल नहीं पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? चल नहीं पा रहा। और उसको समाज में क्या नाम दिया जाता है? हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड एक कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, समाज के रूप में जो है उसे हैंडीकैप्ड जो है एक नेगेटिव वर्ड भी माना जाता है, कि ये समाज द्वारा दिया गया एक वर्ड है, यानी अलग से इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जनरली डिसेबिलिटी और हैंडीकैप्ड को समानार्थी रूप में देखा जाता है समाज में। थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसका अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समाज द्वारा दिया गया है। इनको दोनों को हैंडीकैप्ड बोल दिया जाता है, कि जो कुछ कर नहीं पाता है, विकलांगता। तो डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट मेन देखना है। आप समझ गए होंगे, आई होप। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह नई वीडियोस में लाता रहूंगा। और पूरा टारगेट हमारे कि लगभग ये जो 50 सेट अभी जो है व्यापम ESB आयोग द्वारा जारी किए गए हैं जो वेबसाइट में, उनको अच्छे से डिटेल में कवर कर लें। स्पेशली हम बाल विकास और EVS तो कवर कर ही लें जितना मुझे समय मिल पाता है। इसके बाद और सब्जेक्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं इंक्लूड कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।